नहीं बेटा, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीजें बता दूं। रेशो के अराउंड 2 से 3 सवाल आते हैं, और कुछ रेशोज ऐसे हैं जो वाइडली पूछे जाते हैं, जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। उसमें एक है रॉस, एक हमारे पास है रॉस। क्या आपको पता हो कि रॉस कैसे कैलकुलेट होता है, रॉस का क्या फॉर्मूला है? आप सबको पता है कंपनी तो इस बार आना है, तो जब कंपनी आना है तो कंपनी से रिलेटेड इसके सवाल भी आएंगे, रॉस के सवाल भी आएंगे। तो आप सबको पता हो कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट होता है। तो हम सब लोगों ने रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पढ़ा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का वैसे फॉर्मूला हमारे पास ये है, हम ऊपर लिखते हैं प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन। हम प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन लिखते हैं और इसको डिवाइड किससे कर देते हैं? उसको डिवाइड कर देते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड से, एंड देन इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। ये हमारे पास क्या नाम है, एक रॉस का फॉर्मूला है। अब ये जो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन है ना, ये जरूरी नहीं है कि यहाँ प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन आता हो। कभी कभार ऐसा होता है कि सवाल में प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन नहीं दिया होता, तो उसने प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया होगा। क्या दिया होगा सवाल में? प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया होगा। तो अगर प्रॉफिट फॉर द ईयर में कोई मसला नहीं है, प्रॉफिट फॉर द ईयर उसने सही निकाला है, उसके अंदर कोई इशू नहीं है, तो आपने क्या करना है, उसके अंदर जाके फाइनेंस कॉस्ट एड बैक कर देनी है। आपने जाके क्या करना है, फाइनेंस कॉस्ट एड बैक कर देनी है, तो वो आपका प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। बेसिकली हम जो रॉस निकालते हैं, रॉस रॉस क्या होता है? रिटर्न होता है, रिटर्न। अगर आप देखें, रॉस के आगे क्या लिखा होता है? रिटर्न लिखा होता है। तो ये किस चीज का रिटर्न होता है? ये कैपिटल एम्प्लॉयड का रिटर्न होता है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर आपके पास दो चीजें आती हैं। जब भी हम कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करते हैं, तो कैपिटल एम्प्लॉयड में दो चीजें आती हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर एक तो आपका इक्विटी आ जाता है, इक्विटी। ये बात याद कीजिएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड में एक क्या आ जाता है, मैं लिख ही देता हूँ। कैपिटल एम्प्लॉयड में एक जो आइटम आता है उसको हम प्यार से कहते हैं इक्विटी। इक्विटी से मुराद आपका टोटल कैपिटल, टोटल कैपिटल से मुराद आपका शेयर कैपिटल भी इसके अंदर आएगा, और जितने रिजर्व है वो सब आएंगे। अगर आपने कभी सोशी बनाई हो, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बनाई हो, तो उसमें जितने भी आइटम्स हैं, आपका जो है, आपका शेयर प्रीमियम हो गया, रिवेल्यूशन रिजर्व हो गया, जनरल रिजर्व हो गया, रिटेनिंग हो गया, तो वो सारे इक्विटी का पार्ट बनते हैं। ठीक है। और यहाँ हमेशा हम क्लोजिंग लिखते हैं, यहाँ इक्विटी हमेशा हम क्लोजिंग लिखते हैं। और बाकी बाकी क्या मुराद है कैपिटल एम्प्लॉयड से? कैपिटल एम्प्लॉयड से मुराद है वो पैसा जो ऑनर ने और जो लेंडर ने लगाया। ऑनर जो पैसा लगाता है उसको हम कहते हैं इक्विटी। जिस पैसे पे ऑनर का राइट होता है उसको हम प्यार से कहते हैं इक्विटी। तो इसमें शेयर कैपिटल रिजर्व आ जाते हैं। और लेंडर जो पैसा लगाता है वो कहलाता है नॉन करंट लायबिलिटी। इसमें आपका डिबेंचर और लोन आ जाते हैं। तो बेसिकली रिटर्न है, ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो डिबेंचर होल्डर का जिस चीज पे हक होता है उसको हम प्यार से कहते हैं इंटरेस्ट। और शेयर कैपिटल वालों का, शेयर होल्डर का जिस चीज पे हक होता है उसको हम प्यार से कहते हैं प्रॉफिट फॉर द ईयर। इसीलिए यहाँ हम प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन लिखते हैं। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट फॉर द ईयर जो है वो रिटर्न है इक्विटी का। और फाइनेंस कॉस्ट जो है वो आपका रिटर्न है किसका? वो फाइनेंस कॉस्ट आपका रिटर्न बनता है उसका, जिसने आपको पैसा लैंड किया, डिबेंचर दिया, लोन दिया, उसका उसका हक बनता है, ये उसका रिटर्न बनता है। ठीक है। तो ये एक सवाल नीचे दिया है, इसको जरा ट्राई करते हैं। इस सवाल में इसने बोला है कि व्हाट वाज द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा प्रॉफिट फॉर द ईयर प्लस इंटरेस्ट, या प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन लेना पड़ेगा। तो इस सवाल में अगर आप जाके देखें, इसने प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया ही नहीं है। तो अगर कंपनी का सवाल है तो हम फिर प्रॉफिट फाइंड कर सकते हैं रिटेन अर्निंग की इक्वेशन से। रिटेनिंग की इक्वेशन अगर आपने पढ़ी हो तो उसमें सबसे पहले आता है रिटेनिंग ओपनिंग, उसमें ऐड करते हैं प्रॉफिट फॉर द ईयर, माइनस करते हैं हम लोग डिविडेंड पेड। अगर कोई ट्रांसफर हुआ है जनरल रिजर्व में तो वो हम ट्रांसफर माइनस करते हैं। देन आखिर में हमारे पास आता है रिटेनिंग क्लोजिंग आ जाता है। ठीक। ये ओमन इक्वेशन है, ये याद करनी पड़ेगी। तो रिटेनिंग जो ओपनिंग बैलेंस है वो ये रहा, 82,000 की ओपनिंग बैलेंस है। आप लिख दें 82,000। ठीक है। इसके बाद हम लिखेंगे प्रॉफिट तो फाइंड करना है, डिविडेंड आपको ये रहा दिया हुआ है 45,000। तो प्लस प्रॉफिट कर दें, माइनस 45,000 कर दें। ठीक है ना। उसके बाद सर हम क्या करेंगे? उसके बाद हम लिखेंगे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ये कैसे फाइंड करते हैं? अगर इसने जनरल रिजर्व का ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस दिया है तो उसका डिफरेंस होगा, या सवाल में बताया होगा। इस सवाल में कुछ भी नहीं बोला गया, तो हम अज्यूम करेंगे कि यहाँ कोई भी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व नहीं है। और साल के आखिर में जो क्लोजिंग बैलेंस है वो ये रहा, 1,10,000, ये रहा आपके सामने। तो हम ये लिख देंगे इज इक्वल टू 1,10,000। तो मुझे कोई बता सकता है कि हमारा प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना आ जाएगा? भी कोई गैस, हमारा प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना आ जाएगा अगर हम इन सारी चीजों को इंटरचेंज करें? आप लोग चैट में मुझे बता सकते हैं।
जी बेटा, मैं क्लास को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर आप में से कोई स्पीड से वर्किंग कर सकता है, सर 73,000 आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया प्रॉफिट, ये हमारा हो गया प्रॉफिट। लेकिन अगर आप फॉर्मूले पे जाके गौर करें तो ये प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन आता है। तो अगर आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर करेक्ट है, कोई इशू नहीं है, तो इसमें फिर हम फाइनेंस कॉस्ट अगर ऐड करते हैं तो ये प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। फाइनेंस कॉस्ट किसे कहते हैं? जो आपने लोन दिया था, डिबेंचर दिया था, उसका इंटरेस्ट। तो 1 लाख का आप 8% निकालें, 1 लाख का 8% निकालें, ये 1 लाख का 8% आपका आ जाएगा 8,000। तो 8,000 आप इसमें ऐड बैक कर दें, ये हमारे पास हो जाएगा आपका, क्या नाम है, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन हो जाएगा। इसको डिवाइड करना होता है हमें, पहले इक्विटी लिखते हैं, फिर लिखते हैं नॉन करंट लायबिलिटी। तो इक्विटी में क्लोजिंग लेंगे, शेयर कैपिटल का भी क्लोजिंग लेंगे, और जितने आपके रिजर्व है उन सब का क्लोजिंग लेंगे। तो आपका शेयर कैपिटल आ जाएगा इसमें, और रिटेनिंग आ जाएगा, और कोई चीज तो है नहीं। तो 3 लाख प्लस 1,10,000, ये हो जाएगा 4,10,000। ये हमारा हो जाएगा इक्विटी वाला काम। दूसरी चीज जो कैपिटल एम्प्लॉयड में आती है, कैपिटल एम्प्लॉयड में दो चीजें आती हैं, एक आती है इक्विटी, एक आती है नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी में आपका डिबेंचर आ जाएगा, जो कि बनता है हमारा कितना, 1 लाख, और मल्टीप्लाई कर दें इसको 100 से। मुझे बता सकते हैं इसका क्या आंसर आएगा? जल्दी बता था कि हम अभी, आज हमारा टॉपिक रेशियोज है, हम रेशियोज के ही सवाल देखते जाएंगे। जी गाइस, अगर आप में से किसी ने कैलकुलेशन कर ली हो तो मुझे बता सकते हैं इसका आंसर क्या आएगा? सर इसका आंसर डी आएगा 15.88%। आप राउंड ऑफ करके बताइएगा, ठीक है ना बेटा, क्योंकि एग्जाम में वो राउंड ऑफ करके दे रहा होगा। सर आगे एक और सवाल है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का, ये रिसेंट्स के पेपर हैं। अब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला आप सबने सीख लिया था, मैंने बताया था रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन हम लिखते हैं, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन लिखते हैं, और उसको हम डिवाइड किससे करते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड से। लेकिन अब इस सवाल को कैसे करेंगे? अगर सवाल में प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, आप लिख लें। अब जैसे सवाल में प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन इसने दिया हुआ है, आप लिख लें, वो कितना बनता है, वो बनता है 14,000, आप 14,000 लिख लें। ठीक है, इसमें फिर फर्दर इंटरेस्ट ऐड करने की जरूरत नहीं है, इंटरेस्ट तब ऐड होता है जब प्रॉफिट फर्दर कर लेते हैं। इसको हम डिवाइड करेंगे किससे? इसको डिवाइड करेंगे हम इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। तो इक्विटी में क्या आएगा, एक तो शेयर कैपिटल आएगा, आपका प्रीमियम आएगा, आपका रिटर्निंग आएगा, ये सारी चीजें आएंगी। इक्विटी से मुराद होता है शेयर कैपिटल प्लस सारे रिजर्व, प्लस सारे रिजर्व, चाहे वो कैपिटल हो चाहे रेवेन्यू हो। ठीक है, तो हमारे पास ये हो जाएगा 70,000 प्लस 15,000 प्लस 35,000, ये हो जाएगा 50। 70 प्लस 50 करेंगे तो ये हो जाएगा 1,20,000। ये हमारे हो जाएगा इक्विटी, प्लस आप कर दें डिबेंचर, वो कितना बनता है, 30,000 बनता है। ठीक है ना, अब आप देख लें आपका क्या आंसर आया। अच्छा, मैं एक छोटी चीज बता दूं, आप बजाय इस तरह अलग अलग करने के, आप सारे एक साथ प्लस भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। टाइम बचाने के लिए एक साथ भी प्लस कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और बात, आप लोग आंसर जब तक निकालें, अगर एक बच्चे ने कहा सर मैं प्रॉफिट से अगर स्टार्ट करता हूं, तो बेटा ये प्रॉफिट सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? इसने पता है क्या किया है, इसने लॉस ऑन डिस्पोजल को अलग से दोबारा माइनस किया है। मतलब ये लॉस ऑन डिस्पोजल जो था ये माइनस हो चुका था, इसने उसको क्या किया है, दोबारा जाके नीचे अलग से माइनस किया है। यानी ये इसने एक मिस करेक्शन की है, एक गलती की है इसने। तो पहले हमें इस प्रॉफिट को ठीक करना पड़ेगा। अगर कोई बंदा प्रॉफिट में फाइनेंस को ऐड करना चाह रहा है, तो उसको पहले इस प्रॉफिट को ठीक करना पड़ेगा। मतलब ये 2,500 गलती से माइनस हुए, उसको दोबारा ऐड बैक करना पड़ेगा। आप सबको पता है प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन के बाद हम सिर्फ फाइनेंस कॉस्ट ही माइनस करते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉफिट ठीक नहीं आया। अगर ये सही प्रॉफिट होता तो आप 14,000 में से 1,500 माइनस करते, तो आपके पास जो आंसर आ जाता वो आ जाता 11,500 आ जाता, जहां तक मेरा ख्याल है। आई थिंक सो 11,500 आपके पास आंसर आ जाता, अगर मैं गलत नहीं हूँ। 13,000 और हाँ नहीं, 12,500 आंसर आ जाता अगर आपने सही काम किया होता। अगर आपने सही काम किया होता तो आपका प्रॉफिट कितना आ जाता है, 1 मिनट कीजिएगा, ये हो जाता 12,500, और उसमें आप फाइनेंस कॉस्ट ऐड बैक कर देते तो ये आपका अगेन 14,000 हो जाता। ठीक है। सर वाई एडिंग डिबेंचर? बेटा देखो, मैंने मैंने भी बताया कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है दो बातें, वो पैसा जो ऑनर ने दिया और वो पैसा जो लेंडर ने दिया। ऑनर जो पैसा दे रहा होता है उसको हम प्यार से कहते हैं इक्विटी, जिस पैसे पे ऑनर का हक होता है, दिया नहीं बल्कि हक होता है, जिस पे क्लेम होता है, उसको प्यार से हम कहते हैं इक्विटी। यहाँ मैंने ये बात बताई थी, इक्विटी यहाँ बात। और वो पैसा जो लेंडर ने दिया होता है उसको हम प्यार से कहते हैं नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी में डिबेंचर आता है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है? इट इज द सम ऑफ इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। इट इज द सम ऑफ इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, इसीलिए हम नॉन करंट लायबिलिटी इसमें ऐड करते हैं।
ये ख्याल कीजिएगा, हमारा साल एंड, ये देखिए कोई डिबेंचर हमारा ये नॉन करंट लायबिलिटी है, हो सकता है करंट लायबिलिटी बन जाए अगर एक साल के अंदर देना हो। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे सवाल है नॉन करंट एसेट टर्नओवर। अब पहले फॉर्मूले याद होने चाहिए, मैं लिख देता हूँ इसका फॉर्मूला। नॉन करंट एसेट टर्नओवर का जो फॉर्मूला है, नॉन करंट एसेट का टर्नओवर का फॉर्मूला है रेवेन्यू। हम सबसे पहले रेवेन्यू लिखते हैं और रेवेन्यू को डिवाइड करते हैं बुक वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट से। ये इसका फॉर्मूला है। हमें ये बताता है, एफिशिएंसी बताता है। किसी भी बिजनेस की एफिशिएंसी देखनी हो तो उसका एक चीज होती है नॉन करंट एसेट टर्नओवर, एक होता है इन्वेंटरी टर्नओवर, एक होता है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर, एक होता है ट्रेड पेबल टर्नओवर। हर वो फॉर्मूला जिसमें टर्नओवर आते हैं वो एफिशिएंसी के लिए यूज होते हैं। ठीक है, तो ये एक एफिशिएंसी चेक करने का फॉर्मूला होता है कि बिजनेस अपने मशीनरी को कितना अच्छा यूज कर रहा है, अपने नॉन क्रेशर को कितना अच्छा यूज कर रहा है। जैसे आपने एक गाड़ी ली है करीम के अंदर, तो क्यों ली है? सेल्स जनरेट करने के लिए ली है, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, तो कितना अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, इसके लिए हम यूज करते हैं नॉन क्रेशर टर्नओवर। अगर ये हमारा रिड्यूस हो रहा है तो इसका मतलब हमें गाड़ी चेंज करनी चाहिए, हमें इंप्रूव वर्जन लेना चाहिए, हम शायद अच्छे तरीके से गाड़ी नहीं चला रहे, अच्छे तरीके से सेल्स जनरेट नहीं कर रहे। तो ये कैसे मालूम करेंगे? सबसे पहले चाहिए होता है रेवेन्यू। एक बात हमेशा याद कीजिएगा, यहाँ हम फॉर्मूले में लिख देते हैं रेवेन्यू, लेकिन रेवेन्यू हमें नेट लिखना होता है। अगर सवाल में सेल्स रिटर्न हो है तो सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे, अगर रेवेन्यू में कोई एडजस्टमेंट है तो वो करेंगे बेटा। ठीक है, हम बच्चों को सवाल को इजी बनाने के लिए हम रेवेन्यू लिख देते हैं। तो किसी भी फॉर्मूले में अगर मैंने रेवेन्यू लिखा हो तो आपने उसको एडजस्ट करके लिखना होता है। तो ये दिया हुआ है 3,90,000, हम उठा के लिखेंगे 3,90,000। ठीक है, डिवाइड कर देंगे इसको। डिवाइड किससे करेंगे? बुक वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट्स। तो ये जो हमारे पास दिया हुआ है 2,60,000, ये बेटा कॉस्ट है। यहाँ में लिखा है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का क्या मतलब है? अगर कोई डेप्रिसिएशन है तो माइनस करनी पड़ेगी। तो 65,000 माइनस कर दें, 2,60,000 में 65,000 माइनस करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 1,95,000। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं किया जाता। मल्टीप्लाई बाय 100 वहां किया जाता है जहां रिटर्न की बात होती है। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हो गया, प्रॉफिट मार्जिन हो गया, और आपका जो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। ठीक है, और इनका आंसर मीनिंगफुल होता है, तो इसलिए मल्टीप्लाई बाय 100 करने की जरूरत नहीं पड़ती। जी बेटा, इसका क्या आंसर आया बेटा? बच्चे बोले हैं सर 2 टाइम्स आंसर आ गया, तो डी ही आंसर है। अच्छा जी, अब ये एक सवाल है, विच रेशियो मेजर अ बिजनेस एवरेज क्रेडिट पीरियड। एवरेज क्रेडिट पीरियड का मतलब क्या होता है? क्रेडिट पीरियड दो जगह आता है, एक पेबल में आता है, एक रिसीवेबल में आता है। अच्छा, हम जो क्रेडिट पीरियड दे रहे होते हैं वो रिसीवेबल्स को दे रहे होते हैं। क्रेडिट पीरियड किसे कहते हैं? हर बिजनेस एक टाइम रखता है, जब भी वो कोई चीज सेल करता है तो वो रिसीवेबल को एक टाइम देता है कि इस टाइम के अंदर आप पैसे दे दें, उसको हम प्यार से कहते हैं क्रेडिट पीरियड। ये क्यों रखा जाता है? ताकि हम अगर दोबारा किसी को उधार देना हो तो जो टाइम पर पैसे दे रहा है उसी को उधार दें, और पैसे जल्दी आ जाए हमारे पास। तो क्रेडिट पीरियड 30 डेज 60 डेज इतना होता है। तो बिजनेस का जो क्रेडिट पीरियड होता है वो करंट रेशो में नहीं आता, करंट रेशो टाइम्स में आंसर देता है। इन्वेंटरी टर्नओवर में नहीं आता, लिक्विड रेशो में आंसर नहीं आता। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर में ये बताता है कि हम रिसीवेबल को कितना टाइम देते हैं, हम रिसीवेबल से कितनी जल्दी पैसा रिकवर करते हैं, हमें ये ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर ये बताता है। तो जब भी क्रेडिट पीरियड का सवाल है कि बिजनेस का जो क्रेडिट पीरियड है वो कहाँ से पता लगेगा, हम रिसीवेबल को कितना टाइम दे रहे हैं, हमारे रिसीवेबल कितना टाइम लगा रहे हैं, आपने ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर को देखना है। ठीक, 21 पे आ जाए। 21 में कह रहा है अ कंपनी हैज द फॉलोइंग ईयर एंड इन्फॉर्मेशन। रिक्वायरमेंट क्या है? हाउ लॉन्ग डज द कंपनी, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, हाउ लॉन्ग डज द कंपनी टेक टू पे इट्स ट्रेड सप्लायर। ठीक है, अच्छा यहाँ राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट डे में राउंडिंग ऑफ अपवर्ड होगी, हम अपने सप्लायर को कितना टाइम लगाते हैं पैसे देने में। तो इन सब के फॉर्मूले याद कराने का तरीका सिखा देता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है ट्रेड पेबल टर्नओवर। ट्रेड पेबल टर्नओवर, जितने भी टर्नओवर के फॉर्मूले हैं ना, जितने भी टर्नओवर के फॉर्मूले हैं, चाहे वो नॉन कैसेट टर्नओवर हो, चाहे वो रेट ऑफ इन्वेंटरी टर्नओवर हो, चाहे वो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर हो, चाहे वो ट्रेड पेबल टर्नओवर हो, बड़ी वैल्यू हमेशा ऊपर आती है। बड़ी वैल्यू हमेशा ऊपर आती है। तो इसके अंदर हमारे पास क्या आता है? ट्रेड पेबल टर्नओवर में सबसे ऊपर आता है क्रेडिट परचेजेस, सॉरी, इसमें ट्रेड पेबल ऊपर आएगा, बड़ी वैल्यू नीचे आएगी बेटा। ट्रेड पेबल ऊपर आएगा, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 365 से, ठीक है, और डिवाइड कर देंगे इसको क्रेडिट परचेजेस से। मैं दोबारा बता दूं, देखें, हर वो जैसे इन्वेंटरी टर्नओवर का सवाल आया, खाली इन्वेंटरी टर्नओवर का, इन्वेंटरी टर्नओवर का सवाल आया, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर का सवाल आया, ट्रेड पेबल टर्नओवर का सवाल आया, इन सब में ट्रेड पेबल टर्नओवर है तो ट्रेड पेबल ऊपर आएगा, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर है तो ट्रेड रिसीवेबल ऊपर आएगा। ठीक है, अगर इन्वेंटरी टर्नओवर है तो इन्वेंट्री ऊपर आएगी। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय करना होगा 365 और डिवाइड करते हैं फिर बड़ी वैल्यू से।
लेकिन अगर 365 से मल्टीप्लाई नहीं करना, जैसे नॉन क्रेडिट टर्नओवर है या रेट ऑफ इन्वेंटरी टर्नओवर है, तो इसमें बड़ी वैल्यू ऊपर आती है। लेकिन ये जो फॉर्मूला है, ट्रेड पेबल टर्नओवर, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर, इसमें जो चीज इसने लिखी है वो पहले ऊपर आई। जैसे ट्रेड पेबल है तो इसको ऊपर लिखना है, ठीक है। अच्छा, और ट्रेड पेबल का ताल्लुक किससे होता है? परचेज से होगा, तो क्रेडिट परचेज आएगी। तो ये आप मालूम करके बताएं क्या आंसर आएगा। क्रेडिट परचेजेस ये रही 3,20,000। क्रेडिट सेल्स हमारे किसी काम की नहीं है, टोटल परचेज हमारे किसी काम की नहीं है, ठीक है। टोटल सेल्स हमारे किस काम की नहीं है, ये डिस्ट्रैक्टर्स हैं, ठीक है। और ये आपके पास ट्रेड पेबल्स हैं 40,000। ट्रेड रिसीवेबल हमारे किसी काम का नहीं है, ये डिस्ट्रैक्टर है। तो मुझे बता दें क्या आंसर आएगा। तो बेटा इसका आंसर कैसे आएगा? हम लिखेंगे 40,000 मल्टीप्लाई बाय 365 और डिवाइड कर देंगे इसको 3,20,000 से। बताएं, राउंड ऑफ करके आंसर बताइए क्या आया। अगर आपके पास 45.2 आ रहा है तो उसको 46 कर दीजिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर बच्चे बता रहे हैं सर बी फॉर बॉल आएगा, 46 दे जाएगा। आगे चलते हैं। A company wishes to improve its current ratio and its liquid asset ratio। बेटा थ्योरी में बच्चे कह रहे थे सर 45.6 आंसर आ रहा था। बेटा नियरेस्ट जब राउंडिंग करेंगे ना डेज में, तो अपवर्ड राउंडिंग करेंगे। अपवर्ड मींस अगर 45.1 भी आ रहा हो तो उसको 46 कर देना है, क्योंकि होल नंबर में आंसर लिखते हैं डेज में, हमारे पास पॉइंट्स में डेज नहीं होते। अच्छा जी, अ कंपनी विशेस टू इम्प्रूव इट्स करंट रेशियो। देखते हैं, एक कंपनी अपना करंट रेशियो इंप्रूव करना चाह रही है और लिक्विड रेशियो भी इंप्रूव करना चाह रही है, ठीक है। हाउ कैन दिस बी डन? ये बताएं हम अपने इन रेशियो को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। करंट रेशियो तभी इंप्रूव हो सकता है जब करंट एसेट में इजाफा हो रहा हो। लिक्विड रेशियो तभी इंप्रूव हो सकता है जब लिक्विड एसेट में इजाफा हो रहा हो। करंट रेशियो कब कब इंप्रूव हो सकता है? जब करंट एसेट में इजाफा हो रहा हो। करंट एसेट से मुराद आपका जो है इन्वेंट्री हो गया, आपका जो है क्या नाम है, आपका अल्लाह भला करे ट्रेड रिसीवेबल हो गया, आपके जो कैश हो गया, आपका जो बैंक बैलेंस हो गया, ये ठीक है। अच्छा जी, इसमें पहले देख लेते हैं। ए ऑप्शन कह रहा है अगर हम डिस्काउंट देंगे ट्रेड रिसीवेबल को। बी ऑप्शन कह रहा है इंक्रीजिंग द प्रोविजन फॉर ऑफर डेट अकाउंट, परचेजिंग एडिशनल इन्वेंट्री ऑन क्रेडिट, सेलिंग नॉन करंट एसेट, ठीक है। अब देखें, हमें रेशो को इंप्रूव करना है। देखें, अगर हम ट्रेड रिसीवेबल को डिस्काउंट देंगे ना, इसको तो समझें। मेरा ट्रेड रिसीवेबल है 1 लाख रुपए का। कितने का? 1 लाख रुपए का रिसीवेबल है, ठीक है। अगर मैं रिसीवेबल को बोलता हूँ अगर आप टाइम पर पैसे दोगे तो मैं आपको 10,000 रुपये छोड़ दूंगा। कितने छोड़ दूंगा? 10,000 रुपये मैं आपको छोड़ दूंगा अगर आप मुझे टाइम पर पैसे देंगे। अब क्या होगा? रिसीवेबल मुझे देगा 90,000। कितने देगा? 90,000। मेरे पास कैश बढ़ेगा 90,000 से, लेकिन साथ में जो मेरा रिसीवेबल है वो पूरा का पूरा 1 लाख क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि मुझे 1 लाख रुपए लेने थे, वो 1 लाख पूरे छोड़ने पड़ेंगे। 90,000 उसने दे दिए, 10,000 मैंने छोड़ दिए, तो मेरा रिसीवेबल क्या है, मेरा एसेट है, वो पूरे 1 लाख से कम हो जाएगा। लेकिन मेरे पास जो कैश बढ़ेगा वो 90,000 से बढ़ेगा। तो अगर हम डिस्काउंट देंगे तो ये डिस्काउंट एक किस्म का नुकसान है। पैसा तो जल्दी आ जाएगा हमारे पास। अगर वो सवाल ही बोलता है पैसे जल्दी आ जाए, क्विकली आ जाए, ठीक है, वहां डिस्काउंट सही है। लेकिन अगर वो लिक्विडिटी की बात कर रहा है, वो करंट रेशियो की बात कर रहा है, तो उसके लिए फिर बेटा हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि अगर एक एसेट में इजाफा हो तो दूसरे करंट एसेट में कमी नहीं हो। ये होना चाहिए। इसमें आपका कैश तो बढ़ रहा है, आपका एक एसेट तो बढ़ रहा है, एक करंट एसेट तो बढ़ रहा है, लेकिन दूसरा करंट एसेट ज्यादा से कम हो रहा है। इंक्रीजिंग द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इससे क्या होगा? हमारा रिसीवेबल रिड्यूस होगा, रिसीवेबल रिड्यूस होगा और हमारे पास कोई कैश वगैरह नहीं आएगा, हमारे एसेट्स कम होंगे। एसेट कम होंगे तो ये हमारे नुकसान की बात है। हमें कुछ ऐसा करना है जिससे हमारे करंट एसेट में इजाफा हो, करंट एसेट में इजाफा हो, ठीक है। परचेजिंग एडिशनल इन्वेंट्री ऑन क्रेडिट, इससे हमारा करंट एसेट भी बढ़ेगा, मतलब इन्वेंट्री भी बढ़ेगी और साथ में हमारी लाइबिलिटीज भी बढ़ेंगी। सेलिंग नॉन करंट एसेट, इससे क्या होगा? इससे हमारा करंट रेशियो इंप्रूव हो सकता है। कैसे इंप्रूव हो सकता है? क्योंकि जब हम नॉन करंट एसेट को बेचेंगे तो हमारा नॉन करंट एसेट का अकाउंट क्रेडिट होगा। डेबिट क्या होगा? या तो बैंक होगा, अगर उधार पे पैसे ले रहे हो, या तो रिसीवेबल होगा। दोनों सूरतों में हमारे पास करंट एसेट बढ़ेगा। कम जो होगा वो नॉन करंट एसेट होगा, करंट एसेट नहीं, ठीक है। तो ए ऑप्शन में एक करंट एसेट बढ़ रहा था, दूसरा करंट एसेट कम हो रहा था। लेकिन डी वाले ऑप्शन में क्या है? हम नॉन करंट एसेट बेचेंगे तो उससे हमारे पास कैश आएगा, कैश आएगा तो हमारा करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो इंप्रूव होगा। अगर कैश नहीं आएगा, उधार पे बेचेंगे, तब भी रिसीवेबल्स हमारे बढ़ेंगे, उससे भी हमें करंट एसेट में इजाफा होगा, वो भी हमारे रेशियो को इंप्रूव करेगा। तो 22 का आंसर क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए। अच्छा जी, 19 का आंसर आप लोग बताएं। 19 में कह रहा है इमीडिएट कैश रिक्वायरमेंट, which ratio will help a business assess its ability to meet immediate। हमारे पास दो रेशियो होते हैं, एक को हम कहते हैं करंट रेशियो, एक को हम कहते हैं लिक्विड रेशियो। जी बेटा, इसका आंसर क्या होगा?
मुबशिर ने आंसर दे दिया है बेटा। और कोई बाकी लोग बताएं। देखें, ये कैश रिक्वायरमेंट की बात हो रही है, कैश रिक्वायरमेंट की बात हो रही है। तो हमारे पास इस रेशो का ताल्लुक कैश से नहीं है, इस रेशो का ताल्लुक कैश से नहीं है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रिटर्न बताता है, नॉन कैश टर्नओवर रेवेन्यू में कितना जनरेट करने में कितना अच्छा ये बताता है, एक्सपेंस टू रेवेन्यू हमारी बिजनेस की परफॉर्मेंस बताता है इन टर्म्स ऑफ कंट्रोलिंग एक्सपेंसेस, लिक्विड रेशियो बताता है हमारे पास लिक्विड एसेट कितने हैं, इमीडिएट कैश कितना मौजूद है लाइबिलिटीज पे करने के लिए। तो लिक्विड का मतलब ही ये होता है कि वो एसेट जो रेडिली कन्वर्टेबल इनटू कैश हो, वो एसेट जो रेडिली कन्वर्टेबल इनटू इमीडिएटली कन्वर्टेबल इनटू कैश हो, ये मतलब है इसका। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। आगे चलते हैं। ये सवाल है व्हाट वाज द करंट रेशियो। करंट रेशियो का बेटा फॉर्मूला लिख देता हूं, करना आप लोगों ने, ताकि ट्राई करें, देखें आप लोग कितना अच्छा करते हैं। करंट रेशियो का बेटा फॉर्मूला है करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस सॉरी डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। जी बेटा, आप लोग बताएं इसका आंसर क्या होगा। आप लोगों ने इस सवाल में देखना है कौन कौन सी चीज करंट एसेट में आएगी, कौन कौन सी चीज करंट लायबिलिटी में आएगी। पहले तो ये देखना है, जो चीज करंट एसेट में आएगी उसको मार्क कर लें, जो चीज करंट लायबिलिटी में आएगी उसको मार्क कर लें। जी बेटा, इसका आंसर क्या आएगा मुझे बताएं। मैं आपकी आसानी के लिए, इन्वेंट्री किस में आएगा? करंट एसेट में आएगा, ठीक है। अच्छा जी, ये किस में आएगा? आपका जो है बैंक किस में आएगा? ये करंट लायबिलिटी में आएगा क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है, ठीक। अच्छा जी, ट्रेड रिसीवेबल किस में आएगा? ट्रेड रिसीवेबल आपका आएगा करंट एसेट में आएगा, ठीक, करंट एसेट में आएगा। ट्रेड पेबल किस में आएगा बेटा? ट्रेड पेबल आपका करंट लायबिलिटी में आएगा, ठीक है। रेंट रिसीवेबल इन एरियर बेटा, रेंट रिसीवेबल इन एरियर, रेंट रिसीवेबल हमारी इनकम होती है, रेंट रिसीवेबल हमारी इनकम होती है। इनकम ड्यू है, सरदलाल ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, एक बच्चे की फीस ड्यू है, एसेट होगा लायबिलिटी होगा? ये जरा याद रखिएगा। एरियर को वैसे काफी लोग लायबिलिटी समझते हैं, लायबिलिटी एरियर तब होता है जब कोई एक्सपेंस हो अक्रूड, कोई एक्सपेंस ओविंग हो, एरियर कहते हैं बकाया को। अगर कोई एक्सपेंस बकाया है आपने अभी तक नहीं दिया तो वो आपकी लायबिलिटी में फॉल करेगा। लेकिन अगर कोई इनकम बकाया है, कोई इनकम बकाया है, किसी को आपने सर्विस दी है, पैसे नहीं दिए, तो आपके लिए एसेट होगा लायबिलिटी होगा? सर वो आपके लिए एसेट होगा। तो ये हमारे लिए क्या कहलाएगा? एसेट कहलाएगा, ठीक। अब आगे चलते हैं। There is also a 5-year bank loan of 20,000 repayable in equal annual installment। अच्छा जी, बैंक लोन तो वैसे लाइबिलिटी में आता है, नॉन करंट लाइबिलिटी में आता है, लेकिन लेकिन अगर बैंक लोन आप इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं तो उसकी वो इंस्टॉलमेंट जो विद इन 12 मंथ्स है, जो सिंगल इंस्टॉलमेंट है, वो आपकी करंट लाइबिलिटी में आएगी, बाकी इंस्टॉलमेंट कहाँ जाएगी? नॉन करंट लाइबिलिटी में आएगी। क्या मतलब? मैं जरा समझाता हूँ। अगर हम 20,000 को डिवाइड कर दें 5 से, हम 20,000 को डिवाइड कर दें किससे? 5 से, तो ये आंसर आ जाएगा 4,000। क्या आंसर आ जाएगा? 4,000। तो 4,000 जो है हमें हर साल पे करना है, तो 4,000 जाएगा करंट लायबिलिटी में, और 4,000 के अलावा बाकी रकम जो हमें बाद में पे करनी है, मतलब 1 साल के बाद पे करनी है, विद इन 1 ईयर जो पे करनी है, वो करंट लायबिलिटी में जाएगा। तो 16,000 जो बाकी पेमेंट है, 20,000 में से 4,000 माइनस करें, ये हमारा जाएगा नॉन करंट लायबिलिटी में जाएगा। अब आप मुझे बताएं, इसमें हमारे पास ये जो है, क्या कहते हैं, ये जो 4,000 है, ये जाएगा करंट लायबिलिटी में। अब आप मुझे बताएं क्या आंसर आया। आप ये आइटम प्लस कर लें, 20,000 प्लस करें, 35,000 प्लस करें, देन 3,000 प्लस करें, ठीक है, एंड देन इसको डिवाइड करें 8,400, 15,000 एंड 4,000। मुझे बताएं आंसर क्या है। राउंड ऑफ करके तो ये 2.12 रेशो बना जाएगा। सब बच्चे कह रहे हैं इसका आंसर आएगा हमारे पास, इसका आंसर आएगा ए आंसर आएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये एक चीज देख लीजिएगा, ये जो मैंने चीज बताई आपको, ये चीज देख लीजिएगा। काफी तरह के इस तरह के सवाल आते हैं, बच्चे परेशान हो जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं सर। विच रेशियोज आर यूजुअली कैलकुलेटेड टू मेजर द एफिशिएंसी। एफिशिएंसी की बात हो रही है बेटा। एफिशिएंसी चेक करने के लिए जितने भी टर्नओवर वाले रेशियोज है वो सारे एफिशिएंसी में आते हैं। नॉन करेंसी टर्नओवर हो गया, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर हो गया, ट्रेड पेबल टर्नओवर हो गया, इन्वेंटरी टर्नओवर हो गया, ये सारे रेशियो एफिशिएंसी चेक करते हैं, ठीक है। ये लिक्विडिटी चेक करता है, ये आपकी बिजनेस की बार्गेनिंग पावर इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, ये चेक करता है, ठीक है। ये आपका, आपकी इन्वेंट्री कितनी जल्दी सेल हो रही है, ये चेक करता है, मतलब आप कितना अच्छे हैं एडवर्टाइजमेंट करने में, प्रमोशन करने में अच्छे हैं। ये आपकी क्रेडिट पीरियड को देख रहा होता है, आप अपने रिसीवेबल को कितना अच्छा मैनेज कर रहे हैं। तो इसका आंसर ये होंगे, ये दो होंगे, 3 और 4। तो इसके हिसाब से आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा।
ठीक है? अच्छा जी। अब आते हैं 20 पे आते हैं। ये आप लोगों ने करना है। 20 में कह रहा है द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर अ लिमिटेड कंपनी एट द एंड ऑफ इट्स फाइनेंशियल ईयर। व्हाट इज द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होता है प्रॉफिट फॉर द ईयर प्लस प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन चाहिए होता है। अगर सवाल में प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन नहीं दिया तो आप प्रॉफिट के अंदर इंटरेस्ट ऐड कर लें। जी बेटा। और डिवाइड करना होता है उसको किससे? डिवाइड करना होता है नॉन कर लायबिलिटी से। नॉन कर लायबिलिटी में क्या आएगा सर? आपका ऑर्डिनरी शेयर आएगा कितना? 4 लाख, ये भी आएगा सर। 4 लाख के अलावा सर रिटेनिंग का क्लोजिंग आएगा सर, वो कितना है? 2,50,000, ये भी आएगा सर। प्लस 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 1 मिनट कीजिएगा। प्लस बैंक ओवरड्राफ्ट 1 लाख, ये भी आएगा सर। प्रॉफिट फ्रॉम बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं आएगा क्योंकि वो करंट लायबिलिटी है। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकालेंगे? सबसे पहले लिखें प्रॉफिट फॉर द ईयर, वो कितना है? 94,500 प्लस फाइनेंस कॉस्ट। तो फाइनेंस कॉस्ट कैसे निकालें? नहीं दी हुई सर उसने। 8% को मल्टीप्लाई करें 1 लाख से। आप मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 8,000 एंड जो आंसर है मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें। ठीक है? आप इसको कैलकुलेट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो 94,500 प्लस 8,000 जो आंसर है उसको डिवाइड कर दें आप लोग आई थिंक सो 7,50,000 से डिवाइड कर दें तो आंसर आ जाएगा डी। एक चीज बता रहा हूँ बेटा, ये रॉस को अच्छी तरीके से देख लें। इसके बहुत अच्छे सवाल हैं। एक 2019 में एक क्वेश्चन आया था, बहुत अलग क्वेश्चन था, मुझे याद नहीं आ रहा कब का था। वो मैं भेजूंगा आपको ग्रुप में, आप देख लीजिएगा। सर आगे चलते हैं। द ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो फिगर फॉर टू कंपनीज आर शोन। एक कंपनी एक्स है। अच्छा, रेशियो की थ्योरी में लिमिटेशंस आती हैं। लिमिटेशन एक नजर पढ़ लें और किस तरह रेशियो इंप्रूव होते हैं ये एक नजर देख लें। ये नोट से पढ़ लीजिएगा। ठीक है? रेशियो के कम से कम 2 सवाल कहीं नहीं गए। और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का कल मैं सेशन लूंगा, तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के बारे में मार्जिन मार्केट इस पर डिटेल में बात करूंगा इंशाल्लाह। द ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो फिगर्स फॉर टू कंपनीज आर शोन। ठीक है? इसका टर्नओवर है एक्स का 45 डेज में पैसे लेता है और ये 55 डेज में पैसे लेता है। व्हाट डज दिस इंडिकेट अबाउट कंपनी वाई? कंपनी वाई के बारे में आप क्या कहते हैं? कंपनी वाई के जो रिसीवेबल्स हैं वो ज्यादा हैं एक्स से, कुछ कह नहीं सकते। ये तो एक रेशियो है। इट हैज हायर लिक्विडिटी देन एक्स। कंपनी वाई की जो लिक्विडिटी है वो ज्यादा है। अगर आपको रिसीवेबल देर से पैसे दे रहा है फिर तो गलत हो जाएगा सर। देर से पैसे देने का मतलब है कि आपको पैसों के लिए दौड़ लगानी पड़ती है। सी, इट इज लेस एफिशिएंट इन मैनेजिंग इट्स रिसीवेबल देन एक्स। ये कह सकते हैं आप। देखें, ये दो कंपनीज हैं और ये अपने रिसीवेबल से पैसा 45 डेज में लेता है और ये लेता है 55 डेज में। इसका मतलब ये जल्दी पैसा रिकवर कर रहा है, ये जल्दी, ये ज्यादा एफिशिएंट है और ये लेस, ये कह सकते हैं। डी, इट ऑफर लेस क्रेडिट टू इट्स कस्टमर देन एक्स। लेस क्रेडिट का मतलब ये होता है कि हम जो है उधार पे सामान हम कम देते हैं। अगर उधार पे सामान आप कम दे रहे हैं या आप टाइम कम दे रहे हैं, आप बोलते हैं 30 दिन में पैसे दो, तो उसको जल्दी देने चाहिए पैसे। जब एक बंदे को पता है कि सत्तला मुझे फिर उधार नहीं देगा, सत्तला मुझे उधार पे सामान देना बंद कर देगा, तो फिर टाइम पे देता है आपको। तो अगर आपकी क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी बहुत अच्छी होती तो फिर वो 55 डेज थोड़ी लगाता है। तो ये बात गलत हो जाएगी। ठीक है? तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा आंसर। अब चलते हैं आगे। ये जरा देखें 19। In 2019, a company non-currency turnover ratio was 3.96 था। नॉन करेंट टर्नओवर रेशियो में हमारे पास क्या आता है? रेवेन्यू आता है और रेवेन्यू को डिवाइड करते हैं बुक वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट से। और ये रेशियो में ये बताता है कि हमारे पास जो मशीनरी है, नॉन करंट एसेट है, वो कितने अच्छे हैं सेल्स को जनरेट करने में, कितने अच्छे हैं। ड्यूरिंग 2020 द फॉलोइंग टुक प्लेस। नेट रेवेन्यू वाज अनचेंज, मतलब यही था हमारा। हमारा नेट रेवेन्यू 20,200 ही था, वो चेंज नहीं हुआ। डिस्काउंट अलाउड हमारा इंक्रीज हो गया 400 से। ठीक है? डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर ली 1,000 से। डिस्काउंट अलाउड का मैं समझता हूँ कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा इन दोनों पे। क्यों? क्योंकि ऊपर आता है नेट रेवेन्यू। नेट रेवेन्यू में डिस्काउंट आता ही नहीं है। और नीचे हम लिखते हैं बुक वैल्यू ऑफ नॉन करेंट एसेट, तो डिस्काउंट अलाउड का उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। अगर कोई प्रॉफिट आता तो बात होती। डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट पड़ेगा सर। डेप्रिसिएशन क्या करता है? आपकी जो बुक वैल्यू ऑफ नॉन करेंट एसेट इसको कम कर देगा। और परचेज ऑफ नॉन क्रेडिट अमाउंटेड टू 1300। जब आप नॉन या यहाँ आती है बुक वैल्यू ऑफ नॉन क्रेडिट, तो अगर आपने 2020 में एक एसेट परचेज किया है तो जाहिर है आपके एसेट में इजाफा हो गया, तो ये ऐड हो जाएगा। वो बोल रहा है ये बताएं अगले साल का हमारा नॉन क्रेडिट टर्नओवर रेशियो कितना होगा। तो हम लिखेंगे 20,200, क्योंकि ये तो चेंज ही नहीं हुआ था। डिवाइड करेंगे 5,100 आपका पुराना बुक वैल्यू थी, इसमें 1,000 रुपए की डिडक्शन और भी, और 1,300 रुपए का आपने एक नया परचेज किया नॉन क्रेडिट। अब आप देख लें क्या आंसर आया। ये हो जाएगा 20,200 डिवाइडेड बाय 5,100 में से 1,000 माइनस किया 4,100, और 4,100 में आपने 1,300 ऐड कर दिए
तो ये आपके पास हो जाएगा 5400, अगर मैं गलत नहीं हूँ। अब बताएं इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी बताएं क्योंकि मेरी क्लास का टाइम जा रहा है। सी आंसर आ रहा है बेटा। 5100 में से 1000 माइनस के 4100 आ जाएगा, और 4100 में 1300 ऐड करेंगे तो ये 5400 हो जाएगा। डी आंसर आ रहा है। ठीक है बेटा, इसका आंसर बच्चे बता रहे हैं सर, डी आंसर आ रहा है 3.74। आगे चलते हैं। अच्छा जी, आजकल ये सवाल बहुत आ रहे हैं, लायबिलिटीज की वैल्यू बताओ, नॉन कर लायबिलिटी की वैल्यू बताओ, वर्किंग कैपिटल की वैल्यू बताओ। तो वर्किंग कैपिटल पहले समझने किसे कहते हैं। वर्किंग कैपिटल कहते हैं बेटा करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी को। जितने भी हमारे पास करंट एसेट्स हैं, जितने भी हमारे पास करंट एसेट्स हैं, उसमें अगर हम करंट लायबिलिटीज को माइनस कर दें, उसमें से अगर हम करंट लायबिलिटीज को क्या कर दें, माइनस कर दें, तो जो आंसर आता है उसको हम प्यार से क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल कहते हैं। ये ज़हन में बिठा लें। ठीक है, ये फॉर्मूला बिठा लें। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, वो पैसा जो डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए आपके पास पड़ा हुआ है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। तो इस सवाल में ये तो नहीं आएगा, नॉन करंट तो आता ही नहीं क्योंकि हमें करंट एसेट चाहिए। अच्छा एक मिनट रुकिएगा, ये दूसरे तरीके से करना होगा, सब्र करें। ये बोल रहा है वर्किंग कैपिटल बताएं आपका कितना बनता है। अच्छा, इसके लिए मुझे पूरी इक्वेशन बनानी पड़ेगी। ठीक है, करवा देता हूँ। देखें, जब आप एसओएफपी बनाते हैं आप लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं नॉन करंट एसेट, फिर लिखते हैं करंट एसेट इज इक्वल टू, दूसरी साइड क्या करते हैं, आप लिखते हैं इक्विटी। इक्विटी के बाद क्या लिखते हैं, एनसीएल नॉन करंट लायबिलिटी, फिर लिखते हैं करंट लायबिलिटी। आप जब एसओएफपी बनाते हैं इस तरीके से काम करते हैं। एक तरफ क्या करते हैं, आप सारे एसेट लिखते हैं, और दूसरी साइड पे क्या करते हैं, इक्विटी लिखते हैं, एंड देन नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी लिखते हैं। तो अगर मैं करंट लायबिलिटी को इस साइड लेकर आ जाऊं तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, ये इस तरीके से हो जाएगा। इस तरफ आपके पास आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड से मुराद आपका इक्विटी एंड नॉन करंट लायबिलिटी इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, और इस तरफ ये आइटम आ जाएगा। तो इसको अगर मैं शॉर्टकट करके लिख दूं, करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी माइनस कर रहा हूँ, इसको मैं शॉर्टकट करके लिख दूं, तो ये हो जाएगा नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल, और यहाँ आ जाएगा इक्विटी, यहाँ आ जाएगा नॉन करंट लायबिलिटी। दोबारा देख लें अच्छी तरीके से, मैंने जिस तरह एसएफपी बनाते हैं ना वैसे काम किया। मैंने लिखा, आपके सामने नॉन करंट एसेट लिखा, फिर मैंने करंट एसेट लिखा, इज इक्वल टू, दूसरी साइड पे आप इक्विटी लिखते थे, नॉन करंट लायबिलिटी थे, करंट लायबिलिटी लिखते थे। करंट लायबिलिटी को मैं यहाँ लेकर आ गया तो ये माइनस हो रहा है, और इसको शॉर्टकट करके मैं लिख दिया वर्किंग कैपिटल। तो ये इस तरीके से इक्वेशन बन गई। असल में मसला ये है कि इस सवाल में इसने करंट एसेट करंट लायबिलिटी नहीं दिए, इस सवाल में इसने दूसरी चीजें दी हैं, तो हमें इनडायरेक्टली इसको फाइंड करना पड़ेगा बजाय डायरेक्टली के। तो इसने नॉन करंट एसेट दिए हुए, ये दिए, ये तीनों आइटम दिए हुए हैं। तो कर लेते हैं बेटा। तो हमारे पास नॉन करंट एसेट में क्या आ जाएगा, 2 लाख आ जाएगा। वर्किंग कैपिटल को एज इट इज रहने दें। इक्विटी में क्या आ जाएगा, आपका 1,70,000 आ जाएगा। इक्विटी से मुराद शेयर कैपिटल प्लस ऑल रिजर्व। ठीक है, और डिबेंचर किस में आएगा, नॉन करंट लायबिलिटी में आएगा सर, और लोन भी किस में आएगा, नॉन करंट लायबिलिटी में आएगा। ठीक है, तो ये सारे आइटम ऐड कर लें आप, और ये उस तरफ ले जाके माइनस कर लें। ये 2 लाख उस साइड जाके माइनस कर लीजिएगा आप। मतलब 1,70,000 प्लस 40, ये 2,10,000 हो जाएगा। 2,10,000 में आप 1.5 लाख ऐड करेंगे तो ये 3,60,000 हो जाएगा। अब ये 3,60,000 आ जाएगा, ये 2 लाख वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो 3,60,000 में से आप 2 लाख माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1,60,000। तो बेटा ये इक्वेशन देख लें, इक्वेशन नोट कर लेंगे, क्योंकि ये बड़े काम की, इससे बहुत सारे सवाल हो गए। तो मैंने आपको शॉर्टकट बताई है, इससे हम कई सवाल सॉल्व कर लेते हैं। पेपर में जब कोई मिसिंग फिगर ढूंढनी होती है ना, कोई भी मिसिंग फिगर, तो ढूंढने के लिए 3 तरीके यूज होते हैं, या तो टी अकाउंट बनता है, या फिर क्या नाम है, रेशियोज यूज होते हैं। इस सवाल में तो रेशियो है ही नहीं, या फिर इक्वेशंस बनती हैं। तो इक्वेशंस का यूज बहुत अच्छा आपको आता हो, क्योंकि कई जगहों पर हम इक्वेशन यूज करते हैं और बच्चों को हम सवाल करवा लेते हैं। टाइम रह गया कम, तो ये वाला एक सवाल कर लेते हैं, फिर क्लास ऑफ करते हैं। आखिरी सवाल है, 1 मिनट रह गया, जल्दी कीजिएगा। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर अ बिजनेस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020। रेट ऑफ इन्वेंटरी टर्नओवर दिया हुआ है, ओपनिंग इन्वेंटरी दी हुई है, क्लोजिंग इन्वेंटरी दी हुई है, ग्रॉस मार्जिन दिया हुआ है। ये बोल रहा है, ये बताएं हमारा रेवेन्यू कितना था। तो रेट ऑफ इन्वेंटरी टर्नओवर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रेट ऑफ इन्वेंटरी टर्नओवर इज इक्वल टू, हम सबसे पहले लिखते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंटरी लिखते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंटरी, रेट ऑफ इन्वेंटरी। ये देख लीजिएगा, फॉर्मूले 2 इन्वेंटरी टर्नओवर के।
एक में खाली इन्वेंटरी टर्नओवर आता है, तो उसमें हम मल्टीप्लाई बाय 365 करते हैं, तो ये एवरेज इन्वेंटरी ऊपर आ जाता है। और एक होता है रेट ऑफ इन्वेंटरी टर्नओवर, उसका फॉर्मूला सिंपल है। तो ये कैसे होगा? अब कॉस्ट ऑफ सेल्स पहले लिखें, उसको डिवाइड करें एवरेज। अच्छा, इसमें पहले कॉस्ट ऑफ सेल्स फाइंड करनी पड़ेगी आपको। कैसे फाइंड करेगी? यहाँ लिखें 20, कॉस्ट ऑफ सेल्स को रहने दें। एवरेज इन्वेंटरी कैसे आएगा? 40 प्लस 20, ये कितना हो जाएगा? 60। 60 को डिवाइड करें 2 से, कितना आ जाएगा? 30,000। ये हो गई एवरेज इन्वेंटरी। 30,000 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी कितनी? 30,000 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 6 लाख। कितना हो जाएगा? 6 लाख। ये आ गई कॉस्ट ऑफ सेल्स। आपको मार्जिन दिया हुआ है, हम सबको पता है, हम मार्जिन डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते, तो इसको